इंतखाब कर रहे हैं, दरअसल वो मौजू हमारी, आपकी और अपनों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। भले ही इंतखाबी सरगर्मियां और सियासी लड़ाई शबाब पर हो, लेकिन जानो माल की हिफाजत और इंतजामात को लेकर सरकार से सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि न्यूज 18 उर्दू ने साल का बेहतरीन न्यूज चैनल होने का खिताब भी अपने नाम किया। कोविड एक बार फिर पहले से ज्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार किए हुए है, इसलिए इस वबा को हराने के लिए पहले से ज्यादा तैयारी और इंतजामात की जरूरत है, क्योंकि 2020 के मुकाबले 2021 में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि हर गुजरते दिन गुज़िश्ता 6 महीनों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जो कि तशवीश का बायस है। बढ़ते केसेस को देखते हुए मुख्तलिफ रियासतों में नाइट कर्फ्यू, हफ्तावारी लॉकडाउन का निफाज किया जा रहा है। तो वहीं गुज़िश्ता साल लॉकडाउन से मुल्क की मईशत को मिले धचके का हम सबको इल्म है। इस दौरान लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब मौजूदा मोदी हुकूमत को बेरोजगारी में पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा इजाफे का सामना हो। ये रिपोर्ट कोरोना के पहले की है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी की शरह में मजीद इजाफा ही हुआ होगा। सवाल यह उठता है कि बढ़ते कोरोना की रफ्तार को देखते हुए अगर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो रोजगारी का आलम क्या होगा, बेरोजगारी का आलम क्या होगा। कई सवालों के जानेंगे जवाब दो खास मेहमानों से। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान जयप्रकाश ठाकुर साहब, जो कि नायब सदर हैं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, अतुल लोंढे पाटिल साहब, जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप भी हमें मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं, बेहद शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। अतुल जी, आपके पास आऊं क्योंकि मरकजी सरकार और मौजूदा सरकार की बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर जयप्रकाश ठाकुर साहब आपसे मैं सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में जिस तरीके से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के हवाले से ऐलान कर दिया गया, उसके बाद बेरोजगारी के बढ़ने की आशंका फिर से जताई जा रही है। पहले से ही बेरोजगारी की मार हिंदुस्तान झेल रहा है। ऐसे में एक बार फिर से लॉकडाउन के ऐलान से लोगों का आलम क्या होगा वो हमसे बेहतर आप समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी सरकार ऐसे फैसले ले रही है। सना जी, जान और जहान दोनों को बचाने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है और सरकार वो बखूबी निभाने की कोशिश कर रही है। शायद आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इंडस्ट्रियल यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो शुरू रहेंगे और 8 से सुबह 8 का जो है तभी कर्फ्यू रहेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, जहां तक बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी तो हम पिछले साल पैंडेमिक लगने से पहले ही हम लोग माइनस में चल रहे थे और पैंडेमिक में उसने आखिरी कील ठोकने का काम किया। लेकिन आप आज ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र जिस तरह से कोरोना से लड़ रहा है उसमें आज 2 लाख के करीब डेली टेस्ट शुरू है और सबसे बड़ी बात, हमने 3 लाख तक एक ही दिन में वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव किया है और हमारा ये मंसूबा है कि ये 5 लाख तक जानी चाहिए और महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। अब ये ऐसा है कि ये ट्रांसपेरेंसी की हम सदा भुगत रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज मेरे पास 2 वीडियो आए हैं जो जानकारी है। अश्विनी कुमार शमशान घाट है सूरत का, वहां पर लाशें वेटिंग में और उनको पता ही नहीं जा रहा है कोरोना है। मोरबी जगह है गुजरात में जहां पर टाइल्स की दुकान में फर्श पर लोग सोए हुए इस तरह के कोविड सेंटर खोले गए हैं। तो क्या ये तरीका होता है अपनी आवाम के साथ बिहेव करने का? महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें, ट्रेसिंग करें, ट्रीटमेंट दे और इससे जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करें। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी सरकार है तो कोई भी सरकार के सामने 2 पर्याय होते हैं। सबसे पहले कि जान को ज्यादा महत्व दे या जहान को या पैसे को, अर्थकारण को। तो हमने सोचा कि इसमें का बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाए और इसके लिए सब जितने भी स्टेक होल्डर्स है सबसे बातें की गई। देवेंद्र फडणवीस जी जो यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन है उनसे बातें की गई, दरेकर जी जो विधान परिषद के हैं उनसे बात की गई, व्यापारियों के प्रतिनिधियों से बात की गई और सबसे बात करने के बाद पत्रकारों से भी, सारे संपादकों से, ब्यूरो चीफ, सारे लोगों से मुख्यमंत्री साहब ने सबसे बात की, सरकार ने सबसे बात की और उसमें जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिसमें अर्थकारण भी नहीं रुके और कोरोना से भी हम एक ताकत से लड़ाई लड़ सके, ऐसा मार्ग निकालने की कोशिश की। फिर इसके बाद चिल्लाहट क्यों? आज टाइम लैग की बात है। ठीक है जयप्रकाश ठाकुर साहब, जब सरकार ये कह रही कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से स्टेक होल्डर से बातचीत करने की कोशिश की गई, बातचीत की गई, लेकिन उसके बाद हो हल्ला क्यों मचाया जा रहा है कि पार्शियली लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाए जाने की बात कह दी गई है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है पीर से, यानी सोमवार से, कल से ही, जिस के वक्त की अगर हम बात करें अपने नाज़रीन को बताएं तो 8 PM से सुबह 7 बजे तक का ये रहेगा। सही बात है कि नाइट कर्फ्यू
और 3 की संचारबंदी, मतलब एक संचारबंदी की गई, नाइट का कर्फ्यू लगाया गया है कि दिन में आप 5 लोगों से ज्यादा लोग नहीं घूम सकते, 4 लोगों से ज्यादा, और रात को टोटल कर्फ्यू। मुझे एक समझ में नहीं आता कि अगर महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छा कर रही है, सभी से बातचीत कर रही है, तो सना जी मैं आपको खाली एक फिगर देना चाहता हूं कि आज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में एक्टिव पेशेंट कल के दिन में 7,88,223 थे, 7,88,223 पूरे देश में एक्टिव पेशेंट थे, और सिर्फ मेरे महाराष्ट्र में एक्टिव पेशेंट 4,52,777, मतलब 4,52,777, मतलब 60%, पूरे देश के 60% से भी ज्यादा पेशेंट मेरे महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र बहुत अच्छा कर रहा है, मुख्यमंत्री बहुत अच्छा कर रहे हैं, तीनों सरकारें अच्छा कर रही है, तो पूरे देश में अगर मैं आपको फिगर बताऊं, दूसरे जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है या बीजेपी की भी सरकार है, मैं किसी कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बात नहीं करता हूं, अगर मैं महाराष्ट्र में जो नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है, जो कि जारी और सारी है, तो क्या जयप्रकाश ठाकुर साहब आप इसके खिलाफ हैं? नहीं, मैं इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि अगर हम डिस्टेंसिंग को तोड़ेंगे नहीं, लिंक को तोड़ेंगे नहीं, अगर एक लाइन को नहीं तोड़ेंगे तो कोरोना को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरा इतना ही मानना है कि ये जो स्थिति सिर्फ महाराष्ट्र में इतनी क्यों बनी है। अगर हम आज बेरोजगारी बढ़ रही, जैसे आपने बेरोजगारी का विषय किया, तो मैं आपको बताऊं सना जी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद है, बड़ी जो इंडस्ट्री है वो बंद है, उसके लेबर बेकार है। आज हमारे जो कलाकार हैं, अच्छे जो फिल्मी कलाकार हो, चाहे सिंगर हो, चाहे गायक हो, वो बेकार है। लेबर जो प्रवासी हो या अप्रवासी हो, जिनको माइग्रेंट लेबर कहते हैं, वो फिर से यहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप अगर स्कूल के कर्मचारी देखेंगे तो स्कूल का कर्मचारी घर पर है, टीचर घर पर है, बस का ड्राइवर घर पे है, बच्चे घर पर है, तो भी स्कूल फीस ले रहा है। इस सरकार ने स्कूल के फीस पर कोई भी कंट्रोल नहीं किया है, और फीस पूरी लेंगे, और जो वर्क फ्रॉम होम है उसके लिए आधी पगार भी नहीं दे रहे हैं। अजी आप ऑफिसेस में वर्क फ्रॉम होम है तो वर्कर घर पर है, बिल्डिंग में रियल एस्टेट में काम रुका हुआ है, दिहाड़ी कामगार घर पे बैठा हुआ है। नहीं तो क्या जयप्रकाश साहब सिर्फ महाराष्ट्र में ही ऐसा है क्या? मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि जो टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन है, उनकी तरफ से हड़ताल की गई, उनकी तरफ से सरकार पर दबाव बनाया गया कि उनके लिए कोई ना कोई ऑर्डर जारी किए जाएं। तो ये सिर्फ एक रियासत की बात नहीं है ना, ये तो हर जगह ऐसे ही हो रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, महाविकास आघाड़ी की सरकार हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। नहीं, मैंने शुरू में कहा ना, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं महाराष्ट्र में हूं तो मुझे महाराष्ट्र में दिखाई देता, पूरे देश का फिगर मेरे पास है। अगर आप पूछेंगे तो अलग अलग स्टेट के भी फिगर मेरे पास है कि जहां महाराष्ट्र इस समय सबसे हाईएस्ट है। मैंने कहा था ना, महाराष्ट्र में 4.5 लाख पेशेंट है, तो आंध्रा में 10,000 है, तमिलनाडु में 23,000 है, एनसीटी दिल्ली में 14,000 है, यूपी मैंने कल भी पिछली बार बताया था 23 करोड़ के पॉपुलेशन में सिर्फ 22,000 पेशेंट है। मेरे महाराष्ट्र में 12 करोड़ का पॉपुलेशन, वहां 4.5 लाख पेशेंट है। उड़ीसा में 3,000 है, राजस्थान में 14,000 है, छत्तीसगढ़ में 44,000। तो मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूं। उसमें मेरा ऐसा मानना है कि कर्फ्यू या संचारबंदी कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका वैक्सीनेशन फास्ट करना चाहिए, और जो लोगों पे सरकार का डर होना चाहिए या सरकार ने जो कंट्रोल करना चाहिए, वो कंट्रोल मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर है महाराष्ट्र में। ठीक है अतुल साहब, सवाल ये कि सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकता है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो बेरोजगारी का मसला पैदा होगा वो भी कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक है। और दूसरी तरफ ये कि क्या सरकार इस जानिब नहीं सोच रही कि जिस तरीके से एज बार अभी है, वो एज बार बढ़ना चाहिए, और वैक्सीनेशन की जो तादाद है 1 दिन में उसको बढ़ाई जानी चाहिए। क्या आप इस हवाले से केंद्र सरकार को लिख रहे हैं खत? मेरा तो सीधा सवाल है, ठाकुर जी को शायद जानकारी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी के साथ चर्चा हुई है, सारे लोगों के साथ चर्चा हुई है, तो कोई बता नहीं पाया है। लेकिन में एक बात होती है, बाहर आके एक बात होती है। अब इन्होंने मुझे यूपी की बात बताई है, एमपी की बात बताई है। मेरा दावा है कि यूपी में कितनी टेस्ट हो रही है वो बताया। हमारे यहाँ 2 लाख टेस्ट हो रही है रोज, 3 लाख तक हमने वैक्सीनेशन किया है। अकेले नागपुर में 18,000 के ऊपर डेली टेस्टिंग चल रहा है, 18,000 के ऊपर डेली। लेकिन अतुल साहब, केसेस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, तो ज्यादा तो वहां पर होगी वैक्सीनेशन और ज्यादा सैंपल टेस्टिंग वहां पर होगी। नहीं सना जी और होनी चाहिए।
चर्चा करने का सवाल है, ये संजीदगी से चर्चा करने का सवाल है। जहां ज्यादा टेस्टिंग होगी वहां ज्यादा पेशेंट्स आएंगे। कोरोना को पता नहीं है ये कांग्रेस रूल स्टेट है या शिवसेना रूल स्टेट है या राष्ट्रवादी रूल स्टेट है या बीजेपी रूल स्टेट है, सब जगह आएगा। टाइम लैग आगे पीछे है। इसका मतलब ये है कि जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर कोरोना टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। आपका इशारा इस जानिब है? हाँ, कोरोना सूरत का भी जिक्र आपने किया था। सूरत का भी जिक्र कुछ देर पहले आपने किया था। जयप्रकाश ठाकुर साहब, महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस है, कांग्रेस का सीधे तौर पर ये इल्जाम ये माना जा सकता है कि उनका ये कहना है कि टेस्टिंग नहीं। उनसे जवाब ले लूं आपके सवाल का, जयप्रकाश साहब। ठाकुर जी को जानकारी नहीं है। ठाकुर जी महाराष्ट्र में टेस्टिंग होती हो रही है, नहीं ठाकुर जी एक ही मिनट, मुझे एक समझ में नहीं आता कि पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र, अगर मैं बोलूं क्या, मैं कोई एक जन बोले तो एक जन लोगों को सुनाई देगा। मैं अतुल जी बोलूंगा, मला प्रश्न विचारला होता, अतुल जी मी विचारू बोलूंगा? अरे मुझे पूरा बोलने नहीं दिया उन्होंने, और आपके सामने ऐसा है कि मैं अगर कहीं सूरत का एग्जांपल दिया जाता है, दूंगी वक्त अतुल साहब। नहीं, ऐसा है कि सूरत का एग्जांपल दिया अभी अतुल जी ने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि साइन हॉस्पिटल की स्थिति क्या थी इसके पहले, नायर हॉस्पिटल की स्थिति क्या थी। आपको पता होगा कि वीडियो रिलीज किए गए कि डेड बॉडी पड़ी हुई, उसके बगल में पेशेंट को सुलाया जाता है। मेरे साइन हॉस्पिटल मुंबई का, मुंबई महानगर पालिका, मैंने फिर कहा ना कि मैं बोलूंगा तो भी सरकार के ऊपर हम बोल रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सरकार में उसी को बोलेंगे ना, व्यवस्था वही करेगा। आज इंप्लीमेंट कौन करता है? व्यवस्था को सरकार करती है। यहाँ पे सरकार तीनों अघाड़ी की है, तीनों अघाड़ी अपनी सरकार, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सरकार गिर रही, लेकिन अघाड़ी सरकार व्यस्त है अनिल देशमुख के रेजिग्नेशन में, फिर उनके एक लोग परेशान है रेजिग्नेशन देने में, कोई क्रिकेट खेलने में, ये अलग अलग सरकारें परेशान है। कोविड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसी बात ही नहीं है। यहाँ 100 करोड़ की खंडनी की बात होती है, यहाँ 100 करोड़ रुपए जमा करो, ऐसा अनिल देशमुख कहते हैं, फिर परमवीर सिंह रिजाइन कर ट्रांसफर होता है। तो सरकार परेशान है अपने को बचाने में, न सरकार कोविड के पेशेंट को। तो सरकार को अतुल साहब, सीधे तौर पर इल्जाम ये है कि सरकार के हाथ से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई जा रही है और सरकार का सिर्फ और सिर्फ ध्यान मौजूदा वक्त में अपनी सरकार को बचाने का भारतीय जनता पार्टी आप से इल्जाम लगा रही है कि बेहयात और बेशर्मी के तरह सत्ता में बना रहना ये कोई कांग्रेस और राष्ट्रवादी की फितरत रही नहीं है। कितने भी आरोप हो, कितने भी इल्जामात हो, और अपना इस्तीफा देना नहीं, ये हमारी फितरत नहीं है। सीबीआई की इंक्वायरी लगी है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। जो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा, उसको समय नहीं लगेगा। सुशांत सिंह के वक्त भी सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश बीजेपी ने की थी, ओपन एंड शट केस कहा था। आज 9 महीना हो गया, इनका एक कोई भी विधायक या कोई भी सांसद जो है जाकर सीबीआई को एक खत नहीं लिखा पूछने के लिए कि क्या हुआ था। तो बॉम्बे पुलिस को बदनाम करना, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना, गैर भाजपा सरकार के रियासतों में जाकर ईडी का इस्तेमाल करना, सीबीआई का इस्तेमाल करना, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करना, यह अभी सारे देश को पता चल गया है। इसलिए यह दलील कुछ चलेगी नहीं। ठाकुर साहब को शायद जानकारी नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट पूरी चालू है, वो बंद नहीं की गई है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, स्मॉल सेक्टर हो या मीडियम से एंटरप्राइज हो या बड़ा उद्योग हो, किसी को भी रोका नहीं गया है, किसी को भी ये नहीं किया गया है। लॉकडाउन करते समय 1 महीने से उद्धव जी ने खुद जनता से चर्चा की, उनको बताया, रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़कर कि आप ये मत कीजिए कि जिस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, सैनिटाइज नहीं करते, मास्क नहीं पहनते, शादियों में भीड़ करते हो, हर जगह भीड़ होती है, तो ये कहीं भी किसी भी जगह पे जलसा भीड़ नहीं करनी चाहिए। बार बार उन्होंने आगाह किया। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के जान की पहले वो चिंता करें। नाइट कर्फ्यू पर अतुल साहब, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ, आप उसी में जवाब दीजिएगा जोड़कर। नाइट कर्फ्यू पर सवाल सरकार से ये हो रहा है, आवाम का, जनता का, कि क्या नाइट में ही कोरोना आता है? नाइट कर्फ्यू तो आपने लगा दिया, और दिन की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ऐसा है सना जी कि ये इंटरनेशनल शहरों का ये राज्य है। मुंबई है, पुणे है, नासिक है, नागपुर है, ये इंटरनेशनल शहर है और ये इन्फेक्शन बाहर से आया है। अगर हम नमस्ते ट्रंप में बिजी नहीं होते, अगर हम कर्नाटक की और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने तक इंतजार नहीं करते लॉकडाउन का, तो ये परिस्थिति नहीं आती। और 1-4 घंटे का समय देकर लॉकडाउन करने के बाद इस देश के मजदूरों की और दिहाड़ी मजदूरों की क्या हालत हुई है, ये नेशनल हाईवे के आज भी उनके खून के धब्बे जो है ना वो लगे हुए हैं। तो हमें ना सिखाए क्या है। तो सारी एहतियात बरते हैं, सब लोगों से बात की है। आज लोगों की जान बचाना है और लोगों की जान बचाने के लिए इन्होंने कितना भी झूठ बोला,
इन्होंने कितने भी गलत आरोप किए तो भी लोगों की जान बचाने के ये बात महाराष्ट्र की अगर पैन इंडिया की, पूरे इंडिया की बात करें, केंद्र सरकार ने जो पॉलिसीज अभी तक इख्तियार की हैं उन पर सभी ने निशाना साधा। ऑपोजिशन पार्टियों की अगर हम बात करें, जयप्रकाश ठाकुर साहब, ऐसे में लगता है कि जब लॉकडाउन लगा था, तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं, एक बार फिर से मुल्क के सामने वैसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं कि अगर एक बार फिर से लॉकडाउन लगता है, अगर सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, खराब से खराबतर हो जाती है, तो अगर एक बार फिर से लॉकडाउन लगता है तो हालत तो और खराब होगी, क्योंकि बेरोजगारी तो वैसे ही 45 सालों में निचले पायदान पर मौजूदा सरकार, मोदी सरकार के सामने है, जिसमें इजाफा सबसे ज्यादा हुआ है। निश्चित लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल लॉकडाउन नहीं लगे और कोरोना समाप्त हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी स्टेट, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी का भी स्टेट हो चाहे, तो सभी ने अपने अपने स्टेट की चिंता करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश की चिंता कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। चैन को तोड़ना है तो चैन तोड़ने की जवाबदारी आपकी है। महाराष्ट्र में सरकार में आप हैं, जहां जहां सरकार में योगी जी, उत्तर प्रदेश में तो उनकी है, मध्य प्रदेश में है तो उनकी सरकार, जहां जहां गुजरात में तो गुजरात की है। We are doing our best as a government. Okay, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे तो महाराष्ट्र में 4.5 लाख पेशेंट क्यों हैं? अगर गुजरात का फिगर बताऊं, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं, ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं। गुजरात में एक्टिव पेशेंट कितने बताइए? बता नहीं रहे। गुजरात में एक्टिव पेशेंट कितने बताइए? मेरे पास सना जी, मेरे पास वीडियो है, पूर्वी का वीडियो है। गुजरात में एक्टिव पेशेंट कितने बताइए? सोए हुए लोग। लेकिन जयप्रकाश साहब, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू है, मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू है, कई ऐसी रियासतें हैं, राज्य है जहां पर नाइट कर्फ्यू लग गया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना के केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें क्या ये नहीं लगता कि 8 तारीख को जो मीटिंग बुलाई गई है पीएम और सीएम की, वो देरी से बुलाई जा रही, चुनाव से पहले ही इस मीटिंग को बुलाया जाना चाहिए था और सभी सीएम से ये डिस्कस करना चाहिए था कि दरअसल हमें किन किन राज्यों में ध्यान देने की जरूरत है अभी? प्रकाश साहब, सना जी, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने सभी स्टेटों से पिछले 1 साल में कई बार बात की है और फिर से जब ये सेकेंड लॉट, जिसको हम कहते हैं सेकेंड अटैक आया है कोरोना का, तो सरकार तो सक्रिय है ही, नरेंद्र मोदी जी भी सक्रिय है और सरकार। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी स्टेट हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आज मेरा इतना ही यही दुख है कि गुजरात का मैं कोई फिगर या आंध्र प्रदेश का या सभी राजस्थान का सब फिगर मेरे पास है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में, मैं आपको एक और बताऊं कि कैजुअलिटी रेट अगर पूरे हिंदुस्तान में 1,65,547 है, तो सिर्फ महाराष्ट्र में 56,033 लोगों की डेथ हुई है, सिर्फ महाराष्ट्र में। मैं सभी स्टेटों के फिगर है मेरे पास, इतना लंबा समय नहीं कि मैं सभी स्टेट के बताऊं, लेकिन जहां कांग्रेस की भी सरकार है या और दूसरी भी सरकारें हैं, उड़ीसा में दूसरी सरकार है, वहां भी कम है। लेकिन मेरा महाराष्ट्र, वो 4.5 लाख एक्टिव पेशेंट कहां से आ गया? अगर सब अच्छा है तो, अगर सब अच्छा काम कर रहे हैं, उद्धव जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं इसलिए केसेस सामने ज्यादा आ रहे हैं, सरकार छुपा रही है कहीं ना कहीं आंकड़े। तो अच्छी बात, खाली महाराष्ट्र खाली बता रहा हूं, हम सभी स्टेटों पर विश्वास नहीं खड़े, सिर्फ महाराष्ट्र पर विश्वास करें। अतुल साहब, एक सेकंड, अतुल साहब, आपको नहीं, महाविकास अघाड़ी सरकार को क्या ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जहां नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का फैसला ले रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार को भी कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए, जैसा कि अगर एज बार की वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें, तो आपको लगता है क्या वैक्सीनेशन का जो एज बार अभी तक है उसमें तब्दीली करनी चाहिए? बिल्कुल, जो नया डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जिसे कहते हैं, विच इज डायरेक्टली अटैकिंग यूर लंग्स, डायरेक्टली लंग्स को अटैक कर रहा है, वो फेफड़ों को अटैक कर रहा है। तो कल ही उद्धव जी ने खत लिखा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खत लिखा है कि 25 साल तक नीचे इस उम्र को लाना चाहिए, क्योंकि 48% डेथ जो है वो 31 की उम्र से लेके तो 40 की उम्र तक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 25 साल के ऊपर के लोग जो है उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। आज हमारे यहाँ 2 लाख के ऊपर टेस्टिंग, डेली टेस्टिंग है और 3 लाख तक हम लोग वैक्सीनेशन में पहुंच चुके हैं। आज वैक्सीनेशन सेंटर के पूरे अधिकार केंद्र ने अपने पास क्यों रखे हैं? क्यों डिसेंट्रलाइज नहीं करते? क्यों राज्यों को ये अधिकार देते नहीं है? इस देश में मलेरिया से लड़ा गया 1957 में, चिकन पॉक्स से, मीजल्स से, और तब तो आज जितनी फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी। हमने बस स्टैंड में लोगों को इंजेक्शंस दिए हैं, डोजेस दिए हैं, पोस्ट ऑफिस से लोगों को मलेरिया की दवाइयां दी है। आज सब कुछ होते हुए भी क्यों, किस बात के लिए रोका जा रहा है? पाकिस्तान को वैक्सीनेशन वाइल्स मिल जाती है और इस देश के अपनी जनता को वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है।
किस तो बात अगर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू महाराष्ट्र कर को देना, क्या वैक्सीन तो की मुझे कमी बताओ, है क्या? अभी महाराष्ट्र ने प्रोक्यूर किया है, महाराष्ट्र ने कहा है हम पैसे खर्चा करेंगे, हम वैक्सीनेशन करेंगे लोगों को। अगर आज वैक्सीनेशन ठीक है करना है, जयप्रकाश 5 लाख के पाटिल ऊपर साहब, जैसे करते हैं, जैसे कोरोना तो केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, एज बार को भी बढ़ाने की जरूरत है। आखिर क्यों सरकार इस तरफ नहीं सोच रही है? नहीं, सिर्फ 45 साल के ऊपर महाराष्ट्र में हो रहा है क्या? ये 45 साल की गाइडलाइन पूरे देश के लिए है। मैंने उद्धव जी का स्टेटमेंट पढ़ा है कि 25 साल के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन करना चाहिए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। 18 साल के ऊपर जो एडल्ट है उनको नहीं भी तो करना चाहिए। सरकार को लेकिन सोचने की जरूरत है नहीं, ये सवाल है सर। आपकी तो केंद्र में सरकार है, सवाल तो सर आपसे इसलिए है क्या सरकार को इस पर नहीं सोचना चाहिए? अब वक्त नहीं आ गया इस पर सोचने का? निश्चित ना, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान को 8 करोड़ पाकिस्तान को वैक्सीन भेजी जा सकती है, लेकिन जब अपने देश की सरकार जनता को केंद्र वैक्सीन सरकार नहीं दी सोचती जाती है तो है। पूरे देश के लिए सोचती है, पूरे देश के लिए सोचती है, और ये देश की पूरी गाइडलाइन है। मेरा बोलना है कि अगर पूरे देश के लिए 45 साल की गाइडलाइन है तो पूरे देश में पेशेंट नहीं मिल रहे, सिर्फ महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। तो यहाँ जो इन्होंने फिगर बताया कि 25 साल से 40 साल में ज्यादा डेथ रेट है, तो इनको बोलिएगा अगली बार आपको फैक्ट्स करें, और अगली बार फिर से हम एक बार डिस्कशन में बैठेंगे कि 25 साल से लेके 40 साल की कितनी कैजुअलिटी हुई है, जरा इनको परसेंटेज निकालने के लिए बोलिए सरकार का। और सना जी आप भी सरकारी फिगर लीजिए, सीनियर सिटीजन की डेथ हुई है कि यंग ज्यादा डेथ हुई है, वो अगली बार आप फिगर लेके बैठिए, अगली बार हम फिर बैठेंगे इस पे डिस्कशन के लिए। अगली बार नहीं, मैं तो अभी बता रहा हूँ फिगर आपको। केंद्र सरकार की सना जवाबदारी जी ऐसा है, उसी तरह से इनको जवाबदेही लेनी प्रकाश साहब नहीं सुन लीजिए, बोल है, रहे हैं। इनको जनता के प्रति जवाबदेही लेनी नहीं है। और इस मैं देश के बताऊं, प्रधानमंत्री जो है ना वो वैक्सीनेशन तमिलनाडु, सेंटर केरला implementation और करना, आसाम में ये घूम रहे सभी हैं। स्टेट इस गवर्नमेंट देश की के गृह जवाबदारी मंत्री होती है। जब सुकमा में सरकार, हमारे पर अटैक स्टेट हो रहा है तब गवर्नमेंट, केरल, तमिलनाडु, केंद्र सरकार आसाम करने के उसको बाद वहां बैकअप पहुंचते देती हैं। है। आज केंद्र सरकार जब उसको प्रोवाइड करती है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार मदद एक करती मिनट है। ठाकुर जी, और मेरी बात जो सुनिए implementation है, ठाकुर वो जी। स्टेट गवर्नमेंट को करना है। महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो 4.5 ठाकुर लाख जी, एक्टिव पेशेंट कहाँ से आए? कहीं ठीक बाहर से आए हैं है। क्या? इस सवाल का जवाब अतुल साहब, अपने महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र हम सरकार कुछ के ऐसा मुताबिक बोलेंगे कि महाविकास आघाड़ी सरकार कोरोना से खातिर खा तरीके से निमट रही है, लेकिन फिर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? सना जी, मेरा एक ही सवाल अभी भी वही है कि 21 करोड़ के उत्तर प्रदेश में कितनी रोज टेस्टिंग हो रही है बताइए? क्या मरने के लिए छोड़ दिया जनता को? महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदारी ले रही है। महाराष्ट्र सरकार पूरी की पूरी टेस्टिंग कर रही है, ट्रेसिंग कर रही है, ट्रीटमेंट कर रही है। बॉम्बे में आज भी बेड्स अवेलेबल है ठाकुर जी, और इसके ऊपर मैं चर्चा करने को तैयार हूं। आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपको फिगर बताया है, 31 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक 48% लोगों की डेथ हुई है, और ये आईसीएमआर का फिगर है, मेरा फिगर नहीं है। आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी है, मैं बता रहा हूं अभी सना जी आपको यहाँ पर फिर से लेना है। 3 मई को हम फिर मिलेंगे। यही प्रधानमंत्री जी 2 मई के जब नतीजे आ जाएंगे चुनाव के, उसके बाद लॉकडाउन की बात करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं सेकेंड वेव से कौन बचा है? आज फ्रांस में लॉकडाउन है, स्पेन में लॉकडाउन है, बेल्जियम में लॉकडाउन है, लंदन, इंग्लैंड में लॉकडाउन, हर जगह बड़ा लॉकडाउन है। इल्जाम है महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पर, जयप्रकाश ठाकुर साहब, कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए कोरोना केसेस को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं फिर से वही बात जैसा उन्होंने कहा, मैं कोई आर्गुमेंट हम नहीं कर रहे, हम डिस्कशन कर रहे हैं। वी आर नॉट आर्गुमेंटिंग। मेरे पास सभी देश के सभी स्टेट के फिगर हैं। मुझे एक तो बात वही आज तो तक ये कह रहे हैं कि जो समझिए फिगर आप कि दे रहे हैं वो महाराष्ट्र सही बहुत नहीं अच्छा है, कर रहा आप छुपा रहे हैं आंकड़े। महाराष्ट्र में जयप्रकाश साहब, टेस्टिंग के मेरे पास महाविकास आघाड़ी मेरा सरकार का ये सरकारी कहना है कि फिगर आंकड़े आप उन रियासतों की ज्यादा दिखा रहे हैं जहां पर आपकी सरकार नहीं है। सना जी, उनको ये पूछिए वो टेस्टिंग कितना नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि आप आरोग्य सेतु खोलिए, आपको कल के फिगर मिल जाएंगे पूरे स्टेट के। कोई छुपाने का सवाल ही नहीं है। मैं तो सरकारी फिगर बता रहा हूं, मेरे पास जितने सरकारी फिगर है। मेरा जयप्रकाश ठाकुर का कोई फिगर नहीं है। सना जी, आप आरोग्य सेतु उनको खोलने के लिए बोलिए और अभी फिगर निकाल लीजिए, सभी स्टेट के फिगर आपको। ये मेरे फिगर नहीं है, ये सरकार के फिगर है, और महाराष्ट्र के भी उसमें फिगर है। महाराष्ट्र में और मुंबई में अभी मैं ठीक है अतुल साहब, नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से जो बेरोजगारी का मसला बढ़ेगा और इसमें इजाफा होगा, इसके लिए सरकार के पास क्या है प्लान बी? सना जी, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बर्ताव केंद्र सरकार देश की जनता के साथ कर रही है, उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र पूरी ताकत से टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट कर रही है, और महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो कोरोना से जल्दी बाहर निकल आएगा, क्योंकि हम ईमानदारी रख रहे हैं। मैं तो इनको बार बार एक सवाल पूछ रहा हूं, आप फिगर बता रहे हैं कितने पेशेंट्स हैं, मैं पूछ रहा हूं टेस्टिंग कितनी है, टेस्टिंग का फिगर बताओ, तो नहीं बता पा रहे, क्योंकि टेस्टिंग करेंगे तो ज्यादा कोरोना पेशेंट मिलेंगे। क्योंकि जो कोरोना की सेकंड वेव है उसे तो सिर्फ ये नहीं है गैर भाजपाई सरकार के रियासत, ये पता है। टेस्टिंग के आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं जयप्रकाश साहब।
30,000 टेस्टिंग है यूपी की, मैंने अभी निकाला। मैं तो 30,000, 21 करोड़ की जनता और 30,000 का टेस्टिंग। बंगाल का भी बता, तमिलनाडु का बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ। बहरहाल प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए आदाब।